हेलो माय डियर व्यूअर्स, मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था किस तरह से हमारे देश में आई और किस तरह से ये काम करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में प्राप्त करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो सरकार होती है केंद्र सरकार होती है। केंद्र सरकार होती है, इसके नीचे राज्य सरकार होती है और राज्य सरकार के अंडर में स्थानीय स्वशासन होता है जो दो प्रकार से काम करता है। नंबर 1 ग्रामीण क्षेत्र में और दूसरा शहरी क्षेत्र में। और हम जो अध्ययन करेंगे वो पंचायती राज व्यवस्था है, ग्रामीण क्षेत्र में काम करती है। अब हम शुरू करते हैं कि हमारे देश में किस तरह से पंचायती राज व्यवस्था का उदय हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी लाना है, को सुनिश्चित करना है तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। इसकी आवश्यकता क्यों हुई? इसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि मान लीजिए हमारे यहाँ केंद्र सरकार अगर हमारे यहाँ देश में पूरे देश में शासन करती है तो प्रत्येक व्यक्ति की केंद्र तक पहुँच नहीं हो पाती है। मान लीजिए आपको ही कोई काम है तो क्या आप सीधे प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज व्यवस्था को हमारे देश में लाया गया। तो इसके लिए कई लोगों ने प्रयास किए, कई समितियां बनाई गईं, तब जाकर हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था आई। तो इसमें सबसे पहला प्रयास था लॉर्ड रिपन का। इनका समय था 1880 से 1884। इन्हें ही हमारे यहाँ यह स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इन्होंने 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की। इसके बाद हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था के प्रबल समर्थक महात्मा गांधी थे। ये स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे। इन्होंने ग्राम स्वराज की बात की थी और कहा था सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गांव में प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। ऐसा इनका मानना था कि यदि प्रत्येक व्यक्ति इसमें सहयोग करेगा तभी स्थानीय स्वशासन कायम होगा। केंद्र में बैठकर यदि एक व्यक्ति शासन चलाता है तो ऐसे स्वशासन नहीं लाया जा सकता। स्वशासन के लिए प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी। महात्मा गांधी के बाद पंचायती राज व्यवस्था में हमारी संविधान सभा का महत्वपूर्ण हाथ है। एक तरफ तो गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे पंचायती राज व्यवस्था के, लेकिन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे, जिन्होंने संविधान लिखा था। आप जानते हैं जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये इसकी पक्ष में नहीं थे। इनका मानना था कि अगर पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है तो शासन फिर भी गिने चुने उच्च वर्ग के लोगों में ही रह जाएगा। जो दबा हुआ पिछड़ा हुआ वर्ग है उसे अपना अधिकार फिर भी नहीं मिलेगा, इसलिए ये इसके पक्ष में नहीं थे। किंतु बाद में इसको संविधान सभा के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत शामिल किया गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्रामीण विकास के लिए 2 प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें एक 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से चलाया गया था तथा दूसरा 1953 राष्ट्रीय प्रसार सेवा के नाम से चलाया गया था। किंतु ये दोनों ही प्रोग्राम असफल रहे और नेहरू जी को इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। इन दोनों कार्यक्रमों के असफल होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसने इसका गठन 1957 में हुआ और इसमें ये पता लगाने की कोशिश की गई कि ये दोनों कार्यक्रम किस कारण से सफल हुए। तो इस समिति ने जो कारण बताए वो बताया कि इन कार्यक्रमों के असफल होने का प्रमुख कारण जिन लोगों के लिए कार्यक्रम चलाया गया था उन्हीं लोगों की भागीदारी का अभाव था। इन्होंने बताया
कि आपने जिन लोगों के लिए प्रोग्राम चलाया था उन लोगों ने ही इसमें भाग नहीं लिया। और सुझाव दिया, बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव दिया। विकेंद्रीकरण होता है शक्तियों को बांट देना, इसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण। और केंद्रीकरण होता है सत्ता को किसी एक व्यक्ति में एकत्र कर देना, एक व्यक्ति को सर्वे सर्वा बना देना केंद्रीकरण कहलाता है। तथा प्रत्येक व्यक्ति को थोड़े थोड़े अधिकार देकर सत्ता दे देना, ये विकेंद्रीकरण कहलाता है। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव इन्होंने दिया कि हमारे देश में 3 प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। पहली व्यवस्था ग्राम पंचायत स्तर पर, दूसरी पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर होनी चाहिए, तीसरी जिला परिषद जिला स्तर पर। इन्होंने 3 स्तरों की पंचायत का प्रावधान किया। भारत सरकार ने राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए कहा। इसी क्रम में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य बना राजस्थान के नागौर जिले का बगदरी गांव। इसे याद रखेंगे क्योंकि परीक्षाओं में ये अक्सर पूछा गया है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला राज्य कौन सा था। तो सबसे पहला राज्य राजस्थान था और जिला नागौर था और गांव था बगदरी। इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति के बाद अशोक मेहता समिति का गठन किया गया और इसका गठन 1977 में हुआ। और इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 का दिया था, किंतु इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। पहला मंडल पंचायत ब्लॉक स्तर पर, दूसरा जिला परिषद या जिला पंचायत जिला स्तर पर। इसने ग्राम पंचायत के महत्व को हटा दिया, इस स्तर को हटा दिया। ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव, इन्होंने ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव दिया तथा SC और ST को आरक्षण देने का भी सुझाव दिया। इसके बाद GV के राव समिति का गठन 1985 में हुआ, लेकिन इसे कुछ खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया। तो उस समय राजीव गांधी की सरकार आ चुकी थी। तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया गया। ग्राम न्यायालय के संगठन का सुझाव दिया गया। राज्य चुनाव आयोग के गठन का भी सुझाव इसमें दिया गया। इसके बाद PK थुंगन समिति 1989 का में गठन किया गया। इस समिति का गठन 1989 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया तथा इस समिति ने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। 1989 में राजीव गांधी द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया, जिसका लोकसभा ने तो समर्थन किया किंतु राज्यसभा ने इसका समर्थन नहीं किया। 73वां संशोधन अधिनियम PV नरसिम्हा राव की सरकार में इसमें संशोधन किया गया और इसमें निम्नलिखित बातें रखी गईं। नंबर 1, 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा से पारित हुआ। 2, 23 दिसंबर 1992 में राज्यसभा से पारित हुआ। 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हो गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। PK थुंगन समिति के बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक का प्रावधान किया गया।
संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई और ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। यदि पंचायत इसमें यह भी प्रावधान रखा गया कि यदि पंचायत भंग होती है तो भंग होने के 6 महीने के अंदर निर्वाचन फिर से कराना होगा। SC और ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। OBC के आरक्षण को राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया और यह निश्चय किया गया कि हर गांव में ग्राम सभा का गठन होगा। पंचायती राज की संरचना। आइए जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की संरचना किस प्रकार होती है। ग्राम सभा के उन लोगों का समूह जो उस गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत हों। ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। यानी ग्राम सभा उन लोगों से बनती है जो उस गांव की जो वोटर लिस्ट होती है उसमें पंजीकृत होते हैं और इसके लिए ग्राम सभा के लिए उस गांव में 200 से अधिक जनसंख्या के लोगों का पंजीकृत होना आवश्यक है। अब ग्राम पंचायत जो होती है इसमें कई वार्ड होते हैं, जैसे वार्ड संख्या 1, वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 3। तो जितने भी मोहल्ले होते हैं उतने ही इसमें वार्ड होते हैं और प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है। ग्राम पंचायत की कार्यपालिका जो होती है इसमें सदस्य होते हैं, वार्डों वाले सदस्य लिए जाते हैं और जो ग्राम पंचायत का प्रधान यानी जो मुखिया होता है वो इसके कर्मचारी होते हैं। और न्यायपालिका का मुखिया पंच होते हैं। जिस तरह से वार्डों के सदस्य कार्यपालिका में होते हैं उसी तरह से पंच न्यायपालिका में होते हैं और एक होता है सरपंच जो सभी प्रकार के विवादों का निर्णय करता है और इनके ऊपर एक सरकारी अधिकारी होता है जिसे ग्राम सेवक या BDO कहा जाता है। इसका चुनाव जनता नहीं करती है, ये सरकारी परीक्षा द्वारा आते हैं, परीक्षा पास करके इंटरव्यू देकर जब आते हैं। पंचायत समिति, इसका अध्यक्ष एक ब्लॉक प्रमुख होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। इसमें सरकारी अधिकारी BDO होता है जिसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। अब जिला पंचायत में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी इसमें भाग ले सकते हैं और इसका जो सरकारी अधिकारी होता है वो CEO होता है जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि ग्राम पंचायत में BDO और पंचायत समिति में सरकारी अधिकारी BDO होता है और जिला पंचायत समिति में CEO प्रमुख सरकारी अधिकारी होते हैं।